हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सीयूटी की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त इस वीडियो में अपन 60 मिनट में बोले तो अंडर 60 मिनट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी ऑब्वियसली क्लास 12th में तो मेजॉरिटी मार्क्स कैरी करती ही थी, बोले तो 9 नंबर। लेकिन यहां पे आपके इजीली 4-5 क्वेश्चन आने वाले हैं सीयूटी में। बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मेन रोल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्ले करती है। तो आ जाइए, बिल्कुल शून्य से बिल्कुल जीरो से मैं आपकी कहानी बताता हुआ चलूंगा और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सीयूटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे नस्ट इक्वेशन हो गई, ई नॉट सेल निकालना हो गया, तो यहां से तो क्वेश्चन पक्का ही आता है ना कि भैया नस्ट इक्वेशन लगा के आप ई नॉट निकालिए, एसएचई क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से ऐसी सेल या बैटरी हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो सारी मैं बातें आपके सामने रखने वाला हूं, है ना। तो ये वीडियो देखिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कहानी को समाप्त करिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपकी स्टार्ट होती है, सबसे पहले कहानी आती है भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन पढ़ते क्यों हैं। देखो यहां पे अपन पढ़ते हैं जो मेरे पास एनर्जी है उनका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं उसको क्या बोलता हूं, गैल्वेनिक सेल, है ना। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, केमिस्ट्री से बोले तो केमिकल एनर्जी से अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मेरे पास, वो है डैनियल सेल। शुरुआत डैनियल सेल से करेंगे। अगर आप कहीं भी देखोगे, एनसीईआरटी में भी देखोगे, तो सबसे पहले डैनियल सेल दिया गया है। क्यों दिया गया है इसमें आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो डैनियल सेल है वो एक टाइप का गैल्वेनिक सेल है ना, एक टाइप का क्या है, गैल्वेनिक सेल है। अब टर्म आपके लिए शायद नया हो सकता है कि गैल्वेनिक का मतलब क्या है। गैल्वेनिक का मतलब होता है कि मेरे पास आप केमिकल एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बढ़िया बात है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब सुनिएगा, जब आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो तो होता कैसे है, इसके लिए पूरा एक सेटअप बनाया जाता है। आपका सीयूटी का एग्जाम है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, तो इस सेटअप को आपको बनाना अभी नहीं आना चाहिए, नहीं आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पे ध्यान देना है ना। अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है, अभी अपन को भेड़ चाल वाली नहीं करनी है कि यार ये भी कर लिया वो भी कर लिया, यहां से क्वेश्चन आता है कट टू कट, वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे। अब इधर मेरे पास होता क्या है, ये दो बीकर है जिसमें एक इलेक्ट्रोड यहां पे रखी है, एक इलेक्ट्रोड इधर रखी है। जो आपको पता है लेफ्ट साइड हम एनोड रखते हैं, राइट साइड कैथोड रखते हैं। अब ध्यान रखिएगा, गैल्वेनिक सेल में है ना, गैल्वेनिक में जो डैनियल बाबा होते हैं, डैनियल सेल में आपके पास जो एनोड होती है वो बनी होती है जिंक की। अब आ जाओ इधर, मैं गया एनोड के पास, एनोड किसकी बनी होती है, जिंक की। ध्यान रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री में अगर मैंने एनोड 1 लिख दिया है तो एनोड का मतलब है कि भाई साहब तू एनोड पे ऑक्सीडेशन ही कराएगा। तो मैंने क्या किया, मैं गया और एनोड पे ऑक्सीडेशन कराया। Zn है जिंक सॉलिड, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, Zn2 पॉजिटिव एक्वस में, और यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन इज ऑल अबाउट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप अगर इलेक्ट्रॉन लूज करा रहे हो तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन हो गया। सेम चीज जब मैं कैथोड के पास जाता हूं, समझते हुए चलिएगा, जब मैं कैथोड के पास जाता हूं तो कैथोड पे डैनियल बाबा के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या है, कॉपर है। कॉपर का होता है दोस्त रिडक्शन। कॉपर दो इलेक्ट्रॉन खा के, इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया, यहां से आया, ये कन्वर्ट हो जाता है Cu सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu सॉलिड में। क्लियर, क्लियर है। तो कॉपर का रिडक्शन और जिंक का हो जाता है मेरे पास ऑक्सीडेशन। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बढ़िया। अब इसमें एक दो चीजें मैं आपको और बताता हूं। सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके उसमें भी आ जाएगा सीयूटी में कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, अगर देखोगे यहां पे तो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में। अरे समझो ना, Zn2 पॉजिटिव में, और यहां पे मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे 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 यहां से निकलते हुए चल रहे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड को, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, पेपर में आ सकता है। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आपकी एनोड होती है। शायद आपने ये बहुत बार सुना भी हो, LOAN, है ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव लोन। ठीक, बस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं,
एनोड से कैथोड पे जा रहे हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा एनोड से कैथोड, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। यही अब मैं फ्लो ऑफ करंट की बात करूंगा। जब मैं फ्लो ऑफ करंट की बात करूंगा तो करंट आपने बहुत अच्छे से फिजिक्स में पढ़ा भी होगा और बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि जो करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट है तो ये रहेगा कैथोड, कैथोड टू एनोड। बढ़िया, कैथोड टू एनोड। ठीक, अब मास्टर एक बात बता दे, अभी तू बोल रहा था कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनेगी, मतलब मेरे को बिजली मिलेगी। हाँ भैया, ये बिजली बनाते हैं। कितनी बिजली बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो बिजली बनाते हैं इसको ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं। आगे मैं इस टर्म के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो वे ये जो बिजली बनाते हैं वो बनाते हैं मात्र 1.1 वोल्ट। कितनी बिजली बनाई? 1.1 वोल्ट। मतलब जो वोल्टामीटर में जो रीडिंग आ रही होगी वो आ रही होगी 1.1 वोल्ट। बढ़िया बात है, बढ़िया चीज है। अब कुछ आपके सामने कंडीशंस रखी गई। क्या कंडीशन रखी गई? सबसे पहले कंडीशन रखी कि मैंने ना इसी सेल में, डैनियल बाबा में ही मैंने बाहर से एनर्जी लगाई। मतलब ये जो डैनियल बाबा हैं, डैनियल बाबा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं। कितना? 1.1 वोल्ट। मैंने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी, मैंने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, मैंने बाहर से करंट प्रोवाइड किया। कितना प्रोवाइड किया? 1.1 वोल्ट से थोड़ा सा कम। अब अगर मैं 1.1 वोल्ट से एक्सटर्नल वोल्टेज जो है अगर मैं उससे कम रखूंगा 1.1 वोल्ट से, तो सेल पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेल बोलेगा भैया तू कुछ भी कर ले, तू कितना भी लगा, मेरे जितनी दम नहीं है। तो सेल आपस में काम करता रहेगा, जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे? सेल विल रिमेन अनचेंज, है ना। सेल या फिर बैटरी लिख लो, अगर तुम्हें यही लिखना है सेल ही लिखो। सेल विल रिमेन अनचेंज्ड, जैसा था वैसा ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं करा सकते हो। सेल विल रिमेन अनचेंज्ड। बढ़िया, सेल को आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जब अगर चेंज नहीं होगा तो एनोड से कैथोड ही रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, और कैथोड टू एनोड रहेगा आपका करंट का डायरेक्शन। बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, फटाफट से देखो। जब मैं एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर में आया तो मतलब यहां से भी उतना ही फोर्स, भैया यहां से भी शेयर खींच रहा है और इधर से भी शेयर खींच रहा है, तो शेयर ही कह दें, अरे चीता ही कह दें। तो भैया एक जगह चीता दूसरी जगह चीता, तो भैया कहीं नहीं जाएगा, टस से मस नहीं हिलेगा। तो यहां पे जो सेल है, सेल विल स्टॉप वर्किंग। सेल काम करना बंद कर दे। सेल भैया, सेल कहेगा भैया हम पे तो है ही ना, हम पे तो है ही ना, हम कैसे काम करेंगे। ऊपर से हम जो बना रहे हैं वो भी 1.1 वोल्ट, बाहर से भी 1.1 वोल्ट, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस केस में क्या होता है कि आपका जो ई नॉट निकल के आता है वो 0 वोल्ट निकल के आता है, 0 वोल्ट निकल के आता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। आई जो देख रहे हो यहाँ पे करंट जो है वो 0 हो गया है। बढ़िया बढ़िया। तो अगर आप यहाँ पे बल्ब भी लगा दोगे, है ना, अगर तुमने यहाँ पे बल्ब लगाया, मान लो तुमने बल्ब लगाया तो वो ग्लो ही नहीं करेगा, है ना, बल्ब को आप तोड़ दीजिएगा। फिर यही अब मैं क्या करता हूं, एक्सटर्नल को ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर देता हूं। जब मैंने ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर दिया, अब तो भैया सेल बोलेगा अबे हमसे ज्यादा ताकत है बे, डैनियल बाबा से ज्यादा ताकत है। अब बताओ डैनियल बाबा से अगर ज्यादा ताकत हो जाएगी तो 1.1 वोल्ट, अब जो तुम्हारा सेल है वो उल्टा काम करेगा। उल्टा मतलब जब एक्सटर्नल ज्यादा हो जाता है 1.1 से तो कैथोड एनोड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कैथोड एनोड में कन्वर्ट हो जाता है, एनोड कैथोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एनोड कैथोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो कैथोड विल बिकम एनोड और एनोड विल बिकम कैथोड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, सेल उल्टा काम करने लगे, सेल को तुम उल्टा करके रख दो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एनोड टू कैथोड ही रहेगा। लेकिन यहां पे चेंज हो गई है ना, यहां पे एनोड अब क्या है, कॉपर, और वो क्या है, जिंक। ठीक है, और यही मैं करंट के डायरेक्शन में बात करूंगा। जब मैं करंट के बारे में बात करूंगा तो करंट ऑब्वियसली कैथोड टू एनोड ही रहेगा, लेकिन अब जो कैथोड है वो जिंक बन गई है, तो जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर। जवाब दो, जवाब दो। सही है, सही है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, हाँ मास्टर मजा आ रहा है, आगे बढ़ते जा, बढ़ते रहो। तो अपन आगे बढ़ते हैं और एक तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है,
इसका जवाब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं दूंगा, लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखो। जितनी प्रॉब्लम हो सकती है उतनी आप अपने दिमाग में रखिएगा। अभी के लिए मैं इसको आपको ये बता देता हूं कि ये कह रहा है कि भाई साहब जिंक को मैं कॉपर सल्फेट के पॉट में रख रहा हूं, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसको जिंक पॉट में रखा। अब जो जिंक है वो बोलेगा अच्छा हमसे है, कहेगा गद्दारी कर बे है, तो ये जिंक आएगा और इसको कॉपर को मस्त डिस्प्लेस करेगा, लात मारेगा, भगा देगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4 में, क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। इसको डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे। तो कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉइंट? नो ना। अरे भैया रिएक्ट कर जाएगा। हम दूध को भगोने में किस लिए रखते हैं? क्योंकि वो दूध भगोने से रिएक्ट नहीं करता कोई, जैसा दूध जैसा अभी है वैसा कल रहेगा। यही अगर अब मैंने तांबे में कॉपर सल्फेट डाल दिया तो कॉपर सल्फेट कुछ और ही बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। मुझे तो भैया कॉपर सल्फेट को स्टोर करके रखना था, बचा के रखना था, ये तो कुछ नया बन गया। तो भैया ऐसा नहीं कर सकते। जैसे तांबे का जग होता है, तांबे के जग में अपन शिकंजी नहीं बना सकते, क्योंकि शिकंजी थोड़ी सी एसिडिक होती है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, मेटल प्लस एसिड तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस निकालने लगता है, टॉक्सिक हो जाता है। क्लियर? बढ़िया। अब आते हैं अपन गैल्वेनिक सेल में ही थोड़ा सा समझते हैं। देखो अभी अपन ने दो रिएक्शन देखी। जैसे एनोड पे क्या हुआ था, एनोड पे मेरे पास जो जिंक है वो कन्वर्ट हुआ था Zn2 पॉजिटिव एक्वस में, और भाई साहब यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, तो ये क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। लेकिन इसको बोला क्या जाता है? इसको ओवरऑल बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये होती है मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यही जब मैं कैथोड के बारे में बात करूंगा, कैथोड के पास जाऊंगा तो Cu2 पॉजिटिव ये दो इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर सॉलिड में। इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये जो है मेरे पास दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, बस कंप्लीट। ओवरऑल रिएक्शन लिखना भी आपको आना चाहिए। ओवरऑल रिएक्शन, जब मैं ओवरऑल रिएक्शन यहां पे लिखूंगा तो देखना Zn सॉलिड, यहां से Cu2 प्लस गिव्स आउट। हमेशा ध्यान रखना ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन ओवरऑल रिएक्शन में आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि वो आपकी ओवरऑल रिएक्शन है ही नहीं, वो हाफ रिएक्शन है। तो हमेशा आप काटोगे तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन कट गए, क्या बन गया? ये बन गया Zn2 प्लस एक्वस, और यहां से मेरे पास निकल जाता है Cu सॉलिड। ये है मेरे पास कहानी। क्लियर? ये आती है मेरे पास कहानी। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक तो बताइएगा। सही है, चलिए फटाफट से अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पे अपनी गैल्वेनिक कहेंगे। अब एक यहां पे आपको रॉड दिख रही है, ये वाली रॉड, ये आपको दिख रही है, दिख रही होगी भैया, है ना? इसका क्या काम होता है? इसका काम है ओबामा वाला, ओबामा, या फिर अब तो ओबामा है नहीं, अब तो तुम्हारे क्या होता है, अब यूएस प्रेसिडेंट है ना। तो जो बाइडेन क्या करते हैं, मान लीजिए अभी ईरान और इजराइल पे मतलब अटैक होने वाला है ना, ये दोनों आपस में वॉर में जाने वाले हैं, तो बाइडेन क्या करेंगे? बाइडेन करते तो कुछ नहीं है, ये तो वैसे घी में वो डालते हैं, है ना, आग में घी डालते हैं, लेकिन अभी के लिए दिखाने के लिए कि सुनो तुम लोगों को उसकी जरूरत है, हेलीकॉप्टर की जरूरत है, तुम्हें लड़ाई करनी है, लो तुम हेलीकॉप्टर लो। अच्छा तुम्हारे पास ईंधन की जरूरत है, तुम ईंधन लो। तो जिसको जितनी जरूरत होती है वो देते रहते हैं, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हैं, बोले तो न्यूट्रलिटी। तो यहां पे जो मेरे पास सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज, इसके क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहले ये एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है और इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इट इज यूज्ड टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस एंड टू कंप्लीट द सर्किट, है ना, पूरा सर्किट मेंटेन करने के लिए और टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करके लिए अपन बनाते हैं, ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। इसमें क्या क्या होता है मेरे पास? इसमें जेल में यहां पे KNO3 होता है, K2SO4 होता है, और एक और होता है एगार एगार जेल। एगार जेल भी मुझे इसमें मिलता है। क्लियर? बढ़े आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपन आते हैं सेल पोटेंशियल पे। कोई भी मेरे पास सेल है वो एक अपनी करंट जनरेट करता है, अभी अपन ने देखा करंट जनरेट करता है, एक EMF जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट करता है। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो मेरे पास होता है E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड
समझते हुए चलना, माइनस ई नॉट एनोड। अब यहां पे एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड जो है मेरे पास, इसमें सुनिएगा, ये दोनों चीजें जो होती हैं वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल। इसको क्या लिखेंगे, रिडक्शन। अभी मैं इसका ना एक ट्रिक बताऊंगा जो तुम्हें सीयूईटी में बहुत हेल्प करने वाली है, टाइम बचाएगी, लेकिन उसके लिए इधर आना पड़ेगा। ये है, इसको अपन बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, बढ़िया। ये है मेरे पास कहानी। तो यहां पे जो हम जब भी ई नॉट सेल निकालने जाते हैं, या फिर इसको ई नॉट लिख लो, तो वो हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्मेट में निकालते हैं। अगर मुझे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट लिखा हुआ है तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का निकालूंगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का निकालूंगा। क्लियर है, बढ़िया। चलिए अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था वो आ जाइए। ट्रिक जानने से पहले एक चीज सुनना। मान लीजिए मेरे पास सेल है, वही सेल में लेता हूं, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स आउट Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस यहां पे मेरे पास आ जाता है क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा Cu सॉलिड। तो अब आप लोग समझने की कोशिश करना, Cu सॉलिड है, ठीक है। अब इसको ना एक रिप्रेजेंटेशन होती है ABC का क्या मतलब है, एनोड। यहां पे मेरे पास आता है एनोड, इधर बीच में आ जाती है मेरे पास ब्रिज, और इधर आता है मेरे पास कैथोड। तो एनोड ब्रिज कैथोड इस फॉर्मेट में रहता है। अब देखो Zn से Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, ये हुआ है क्या, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ZnS, यहां पे आएगा Zn2 पॉजिटिव एक्वस, ये डबल स्लैश। अगर मैं डबल स्लैश लगाऊंगा तो इसका क्या मतलब है, ये है मेरे पास ब्रिज, एनोड ब्रिज। अब कैथोड पे बाबू रिडक्शन है, तो Cu2 प्लस से Cu रिडक्शन हो रहा है ना, तो इधर आएगा मेरे पास Cu2 प्लस एक्वस, और यहां पे आ जाएगा Cu सॉलिड। इस चीज को अपन बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। इसको अपन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं सेल का। क्लियर, बढ़िया लगा, मजा आया तो लाइक वाइक करते हुए चलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलो प्लीज, है ना। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो प्लीज यार प्यार व्यार देते हुए चलेगा, इतना तो तुम लोगों का बनता है। अब आते हैं ट्रिक पे जो आपको सीयूईटी में काम आएगी। सुनिएगा, फटाफट से ट्रिक कर लेते हैं। हाँ भाई, इधर गर्मी बढ़ गई है, प्यास लगती है, पर क्या ही कर सकते हैं। अब ट्रिक क्या है, जैसे मेरे पास ये दे रखा है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल है, तो और इससे बोल रहा है कि सुन तेरी ना ई नॉट सेल मुझे निकालना, ई नॉट सेल। तो एक फॉर्मूला तो आपको अभी मैंने बताया कि ई नॉट सेल करने के लिए आप क्या करोगे, ई नॉट एनोड है ना, या फिर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एक तो भैया ये लंबा फॉर्मूला था, है ना, तो इसमें क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो कैथोड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ये क्या दे रखा है, ये मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। अरे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ना, तो मुझे साइन ऑपोजिट करना पड़ेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ये आएगा मेरे पास 0.34, फिर है माइनस। अब आता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या दे रखा है, ये मुझे दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मुझे इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। इसका उल्टा करने के लिए फिर मैं माइनस साइन लगाऊंगा, ये आएगा 0.76। तो एक मेथड तो ये है कि भैया ऐसे निकालो, इतनी माथा पच्ची करो, नेगेटिव पॉजिटिव, इतना ड्रामा नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिक, जो कि जब मैं IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे मास्टर ने बताई थी। तो ट्रिक में यहां पे क्या होता है सुनिएगा। अब इसमें अपन क्या करते हैं कि यहां पे Zn से Zn2 पॉजिटिव, जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसे ऐड करते जाओ। तुम यहां पे खड़े हो जाओ, Zn से Zn2 पॉजिटिव में गया, Zn से Zn2 पॉजिटिव गया, कितना है 0.76। ब्रिज आया, ब्रिज पे प्लस कर दो, सॉल्ट ब्रिज पे प्लस कर दो। उसके बाद क्या लिखा है, Cu2 प्लस से Cu। आपको Cu2 प्लस से Cu चाहिए, लेकिन दे क्या रखा है, Cu से Cu2 प्लस, तो इसका साइन ऑपोजिट कर दो, बस क्या आ जाएगा 0.34। क्या आंसर आया, सेम आएगा ऑब्वियसली।
1.1 कौन सा मेथड बढ़िया लगा वो आप लोग डिसाइड करिए। मेरे हिसाब से जो आपका टाइम बचाएगा वो ये बचाएगा, बहुत टाइम बचाएगा। सीयूटी में क्वेश्चन भी आया हुआ है ऐसा ही, तो आपको इस मेथड से करना है। क्या करना है फिर से सुन लो, यहां खड़े हो जाओ, जैसा जैसा बोलता रहे वैसा करो। Zn से Zn2 पॉजिटिव, तो Zn से Zn2 पॉजिटिव 0.76। सॉल्ट ब्रिज आ गया तो प्लस लगा लिया। Cu2 प्लस से Cu, तो Cu2 प्लस से Cu यहां पे नहीं दे रखा, उल्टा दे रखा, तो पॉजिटिव साइन लगा लो। आ गया, देखो वो आ गया। मैं बढ़ता हूं आगे, बढ़िया बात है। अब आ जाते हैं नष्ट बाबा पे। नष्ट बाबा पे आ गए हैं फटाफट से। नष्ट बाबा बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन नष्ट बाबा को कोई सीरियस नहीं लेता है। नष्ट इक्वेशन को पकड़ लो सीधा। नष्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, अगर जो रिएक्शन है वो आपकी आर गिव्स आउट पी। पर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। अब आप लोग इसमें बस वैल्यूज रखिए। आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यही जो टेम्परेचर है दैट इज रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, या फिर अपन 25 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। जो एन है वो तो नहीं रहेगा, ये होता है 96487 कूलाम्ब, है ना, जिसको अपन राउंड ऑफ करके जस्ट फॉर मेकिंग कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन इसको 96500 कूलाम्ब बनाते हैं। ठीक है, बस RTF हो गया, है ना। अब आते हैं अपन इधर, और LN है ना, तो LNE को उसमें लॉग में कन्वर्ट करने के लिए अपन किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 का। बहुत पड़े हो गए उसको। तो अब जो नष्ट बाबा निकल के आते हैं, सिंपल वाले नष्ट बाबा, वो आते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू, मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। आपको यही इक्वेशन यूज करनी है, एन लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। बस काम हो गया, काम हो गया, मैटर सॉल्व हो गया। ठीक है, मैटर यहां पे सॉल्व हो गया। क्लियर? ये वाली ही इक्वेशन आपको यूज करनी है बस। ये तो भैया दिखाने के लिए है, काम की तो ये है। क्लियर? अब अगर काम की ये है तो लगा ले, तो लगा ले। आ जाओ इसमें लगाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ भाई, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन करने गया, जमाने में क्या ही करना है, जमाने में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, फिर अपन वहां पर चलते हैं। चलिए फटाफट से आइए, इधर आ जा, इधर आ जा, जल्दी से पीट दूंगा। और प्लीज यार, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, तो यार सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलो। CUET में जितना है, अगर मैं बोलूंगा ये तुम्हारा बोर्ड्स का, बिल्कुल बोर्ड्स का सिलेबस है, बस थोड़ा सा कंफाइन कर दिया गया है, थोड़ा सा आपको टेक्निकलिटी बढ़ानी है, थोड़े से आपको क्वेश्चंस ज्यादा लगाने हैं। पैसा खर्च नहीं करना है तो NCERT एग्जाम्पलर गूगल करो, उसके क्वेश्चन करिए। और नहीं है तो भैया हाइब्रिड किट खरीद लो अड्डा 24/7 पे जाके। ठीक है, 2-2.5 हजार में तुम्हारा काम हो जाएगा। 2-2.5 हजार में अगर तुम्हारा कोई एग्जाम निकल जाए तो दोस्त वो बेकार नहीं है, है ना। यही अगर तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर चले गए तो भैया इतना पैसा जाएगा, इतना पैसा लेंगे, इतना पैसा लेंगे कि कर्जे में ही डुबा देंगे पूरे परिवार को, वो अपन को नहीं चाहिए। क्वेश्चन आ गया है, चलिए ये करते हैं, इससे तुम्हारी पूरी नष्ट बाबा बराबर हो जाएंगे। सुनिएगा सुनिएगा, यहां पे नष्ट मैंने लगाई, तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, ये आएगा लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा मेरे पास रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो E ऐसे ही रहेगा, ई नॉट मुझे दे रखा है 3.17, है ना, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। अभी तक एन के बारे में तो बात हुई नहीं कि मास्टर एन तो तूने बता दिया, लेकिन एन होता क्या है, कहां से निकालना है? तो एन होता है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, है ना, पार्टिसिपेटिंग इन है। तो यहां अगर आप देखोगे तो Mg से क्या हो रहा है, Mg से Mg2 प्लस ऑक्सीडेशन हो गया भैया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहां अगर आप देखोगे तो Ag प्लस से Ag में गया है, ये हो गया आपका रिडक्शन, है ना, ये आपका रिडक्शन हो गया। तो अब सुनो, Mg से Mg2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज? 2 का।
Ag प्लस से Ag में चेंज कितने का, Ag प्लस से Ag में, देखो Ag प्लस से Ag कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, एक का, पर मुझे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने हैं, तो 2 है तो 1 है, यहां पे मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो यहां पे देखो ना 2 लिखा हुआ है, यहां पे भी 2 लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू आएगी 2, n की वैल्यू आएगी 2। बस खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब आ जाइए लॉग प्रोडक्ट पे आइए। प्रोडक्ट में मेरे पास Ag सॉलिड है और Mg2 प्लस है। हमेशा ध्यान रखना सॉलिड पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ये यूनिटी हो जाता है। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता? अरे भैया वो सॉलिड है ना, वो कहां पे तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? आयंस करते हैं, आयंस तो लिक्विड वाले शो करेंगे। अरे भैया पानी ही में ही तो आयंस होते हैं, सॉलिड में कहां से आयंस आ जाएंगे? तो ये है मेरे पास, तो ये यूनिटी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां से आएगा। तो इधर आप करिएगा Mg2 प्लस, ये आ जाएगा मेरे पास Mg2 प्लस, और डिवाइडेड बाई ये आएगा Ag प्लस। क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये मैंने सही लिखा है? इसके लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा, इधर Ag प्लस के आगे कोफिशिएंट है 2, तो ये स्टोक्योमेट्री बोलो या कोफिशिएंट बोल लो, जो भी आप बोलो वो आपको स्क्वायर फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरे पास जो निकल के आई वो ये आई है। क्लियर है? तो ये है मेरे पास कहानी, दिस इज योर ई सेल, ये है आपका ई सेल। सही है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है? बढ़े आगे, इसी को अपन बोलते हैं, ये है मेरे पास, इसकी जो यूनिट होती है वो ऑब्वियसली वोल्ट मेरे पास रहे। अब वैल्यूज पुट कर लेना। Mg2 प्लस की वैल्यू यहां पे दे रखी है 0.3010, मतलब 0.130, और Ag प्लस की है, सॉल्व कर लोगे, बॉड मास लगा लोगे। चलिए बॉड मास समझाने में बैठ जाऊं तो फिर क्या ही फायदा है। अब आइए एक अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? देखो, जब मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो आपस में इक्वली बैठे हो, इक्वली मतलब जितना रिएक्टेंट बना उतना ही प्रोडक्ट, मतलब ऐसे समझो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ना रिएक्टेंट घट रहा है ना प्रोडक्ट बढ़ रहा है। इस टाइम पे क्या होता है कि मेरे पास जो ई सेल है वो 0 वोल्ट हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है। और इसमें अपन क्या बोलते हैं, सुनिएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई, अब इसका N2 होगा लॉग, यहां पे जो लिखते हैं वो लिखते हैं Kc, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई है, तो यहां पे आ जाता है Kc। तो फॉर्मूला क्या निकल के आते हैं, तो 0 हो गया, ये 0, तो इसको इधर ले आओ, ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाई, अभी n लगा लेता हूं, लॉग Kc। ये आपका एक नया फॉर्मूला है, ये आपका एक नया फॉर्मूला है। क्लियर है? पेपर में आ जाएगा तो इसको गलत मत करिएगा। लॉग Kc आप निकाल सकते हो, ठीक है, n इंटू 0 ई नॉट डिवाइड बाई 0.0591। ठीक है। चलिए अब अपन आ जाते हैं किस पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, सुनिएगा, देखिएगा, एक अपन लेते हैं SHE शी, ये नेटफ्लिक्स वाली शी नहीं है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, CBSE में आया था, तुम्हारे में भी आ सकता है। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड होती है जिसको अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जिसको अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं तो इसके लिए जो इसका ई नॉट होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो ई नॉट निकल के आता है वो 0 वोल्ट होता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ई नॉट सेल। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक कॉन्सेप्ट और इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भैया मेरे पास जो pH की वैल्यू है, जो pH है वो है मेरे पास 10, तो ये क्या आएगा, माइनस का log H प्लस इज इक्वल टू 10 हो गया, ये आ जाएगा log H प्लस माइनस 10, तो ये आ जाएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, ये आ गई। अब देखो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है H प्लस, एक इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ H2 सॉलिड में, हाफ H2 सॉलिड में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब आइए नस लगाते हैं सीधा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N की वैल्यू 1, एक इलेक्ट्रॉन है, N की वैल्यू 1, यहां पे क्या आएगा, लॉग प्रोडक्ट में मेरे पास ये क्या है, सॉलिड क्यों, ये तो गैसियस रहेगा, हाइड्रोजन गैस है।
अब ऑब्वियसली गैस है तो ये भी आइंस में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपन ने ऐसे रख ली, तो ये क्या आ गया ई नॉट, इसका ई नॉट 0 होता है, अरे अभी तो पड़ा 0, तो ये आ गया ई, देख रहे हो ना ऐसा चीज 0 है इसका, माइनस 0.0591 लॉग 1 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओगे तो क्या आएगा माइनस 0.0591 लॉग 10 रेज़ टू द पावर 10, ठीक है ई। अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास ई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर वाई, लॉग एक्स की पावर वाई, वाई लॉग एक्स हो जाता है, तो यहां पे 10 बाहर निकाल लो, तो ये आएगा 10 इंटू माइनस 0.0591, ठीक है, और ये आ गया माइनस 0.591 वोल्ट। ये है मेरे पास कहानी, क्लियर क्लियर। ये कोई दिक्कत कोई डाउट, बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले लीजिए, सीबीएसई में आया था, तुम्हारे में भी आ सकता है। चलिए अब अपन आते हैं कंडक्टेंस पे, कंडक्टेंस बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट अपने आ रहे हैं, कंडक्टेंस पे आते हैं फटाफट से, ठीक है, अपन फिर माइग्रेशन लॉ वाला पढ़ेंगे। देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर इज इक्वल्स टू, वो होता है लेंथ के, जितना ज्यादा मेरे पास लेंथ बड़ी होगी वायर की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो वायर्स होते हैं उनमें से आवाज आ रही होती है, जैसे अभी अगर आप जाओगे किसी लट्ठे के पास खड़े हो जाना या ट्रांसफार्मर लगाओ ज़्ज़ करके आवाज आती है, तो वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो आवाज होती है। तो जितना बड़ा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, जितना मोटा वायर उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, यहां से निकल के आता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, मतलब पहले ऐसे लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है रेजिस्टिविटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो मेरे पास निकल के आती है रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये है मेरे पास रेजिस्टिविटी है, ठीक, रेजिस्टिविटी। L लेंथ ऑफ वायर, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सुनिएगा मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, मैं बस फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, पूरा रेसिप्रोकल कर लो, मतलब 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई रो, और L बाई ए जो होता है वो एक सेल कांस्टेंट होता है ना भैया, किसी वायर का लेंथ और एरिया बार बार तो चेंज होगा नहीं, तो ये होगा मेरे पास सेल कांस्टेंट, इसको अपन डिनोट करते हैं G स्टार से, G स्टार। तो यहां पे क्या आएगा, L बाई ए G स्टार है ना, इसको एक काम करो एक और लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू रो G स्टार। तो अब उल्टा किया है तो ये भी मेरे पास नीचे आएगा 1 बाई G स्टार। अब सुनिएगा 1 बाई रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टेंस जिसको अपन G से दिखाते हैं। G क्या है, G इज योर कंडक्टेंस, G है मेरे पास कंडक्टेंस, और 1 बाई रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को अपन ऐसे दिखाते हैं कापा, ये है मेरे पास कंडक्टिविटी। फॉर्मूला डिराइव करने की मैं कोशिश कर रहा हूं बस, ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिखा देता, पर अपन जब वन शॉट है तो डिटेल में पढ़ते हैं। कापा, और ये ऐसे ही रहेगा 1 बाय G स्टार। तो क्या आ गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा कापा इज इक्वल टू G स्टार, G स्टार, ये है मेरे पास कापा इज इक्वल टू G स्टार। ये फॉर्मूला है, पेपर में आ सकता है कि ऑप्शंस में 3-4 फॉर्मूले दे देगा, ये आपको टिक करना पड़ेगा। क्लियर है, बढ़िया। अब ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, कंडक्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो भैया नेचर पे, मेटल के नेचर पे, कि अगर मेटल है जैसे आयरन वायरन है, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर, आपको पता है जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना कम कंडक्टिविटी होगी या उतनी कम आपकी कंडक्टेंस होगी। अब सुनिएगा इसका रीजन क्या है, जैसे जब आपका टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, अरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मीन फ्री स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने की जगह कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को अपन G से दिखाते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। क्लियर, चलिए
यहां तक क्लियर हो गया। अब अपने पास एक नया टर्म आता है, वो है मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसका भी आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, पाई एम से डिनोट करते हैं। किससे? पाई एम, लिखा भी हुआ है। ये होती है मेरे पास कापा कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कभी कभी इसको हम लोग सेंटीमीटर में जब लेते हैं तो ये आता है कापा इंटू 1000, जब आपको सेंटीमीटर में निकालना हो, डिवाइडेड बाई सी। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आया, तो अब इसमें क्या क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी। तो देखो पहले फॉर्मूला लिख लो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना? ठीक है, रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा? R A बाई एल हो जाएगा। उसके बाद कंडक्टिविटी कापा, तो देखो यहां से पहले रेजिस्टिविटी निकाल लोगे। कापा क्या होता है? कापा होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी, तो यहां से कापा आ जाएगा। और जब कापा आ जाएगा, देख रहे हो पूरा रिलेशन है, पाई एम इज इक्वल टू कापा डिवाइड बाई सी, तो आप यहां पे कापा पुट कर दोगे। ये रिलेशन आपको आना चाहिए, रिलेशन नहीं आएगा तो बाबू बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पहले R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहां से रेजिस्टिविटी निकाली, रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी निकाली, कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टेंस निकाला, या मोलर कंडक्टिविटी बोल लो। क्लियर? क्लियर। आप ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे चलते हैं अपन, ऐसे चलते हैं। क्लियर? क्लियर? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताना कमेंट बॉक्स में। मजा आ रहा है तो प्लीज आप लोग प्यार व्यार देते हुए चलेगा, वीडियो लाइक करते हुए चलेगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपन, एक वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्या होता है कि एक फॉर्मूला आपका निकल के आता है, पाई एम इज इक्वल टू पाई एम नॉट माइनस ए रूट सी। ये आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहां से आता है मेरे पास y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ये होता है मेरे पास y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब ये वाला जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ आपका ये बना है, देखिए y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स दोनों में लगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब दो टर्म आ गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी है, जैसे यहां पे है KCl। KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए है कि मान लीजिए मेरे पास KCl के 10 मोल है। मैंने बोला कि KCl जो है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये है कि यहां पे ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, मतलब इसके 10 मोल मिलेंगे और इसके 10 मोल मिलेंगे। ये होता है मेरे पास। यही जब मैं आऊंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे मेरे पास सोडियम एसीटेट प्रेजेंट है ना, सोडियम या फिर एसिटिक एसिड है CH3, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इसके 10 मोल लिए हैं तो ये डिसोसिएट बहुत कम होता है। मान लीजिए CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस बना, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन है, मतलब प्रोटोन है। तो अगर ये 10 मोल था तो ये डिसोसिएट सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 2 मोल होगा। मुझे इसके 2 मोल मिलेंगे और मुझे इसके 2 मोल मिलेंगे। ये होती है कहानी, ये होती है कहानी। क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एकदम से पूरा टूट जाएगा, वीक वाला थोड़ा टूटेगा फिर, और ये कभी भी तुम्हारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, डाइल्यूशन वाला कभी जीरो नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड आता है तुम्हारे पास क्या, इसी से रिलेटेड आता है कोलरोसिस लॉ। कोलरोसिस लॉ, तो कोलरोसिस बाबा को समझने के लिए अपन सीधा एक क्वेश्चन करेंगे। अरे आगे बढ़ गया, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो फटाफट से, कोलरोसिस बाबा। ठीक, अब ये कोलरोसिस बाबा क्या बताते हैं सुनिएगा। कोलरोसिस बाबा में क्या होता है, ये क्या पूछ रहा है कि CaCl2 का आप पाई एम नॉट बताइए, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर मुझे पाई एम नॉट CaCl2 का निकालना है तो वो क्या होगा, पाई एम नॉट Ca2 पॉजिटिव प्लस, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे क्लोरीन के 2 आयंस हैं, 2 है तो यहां पे क्या होगा 2 इंटू पाई एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये क्या गया, पाई एम नॉट Cl2 पॉजिटिव, तो ये है 119 प्लस ये आएगा मेरे पास 2 इंटू पाई एम नॉट Cl नेगेटिव, तो ये आ गया मेरे पास 76.3। तो क्या आ गया 119 प्लस 76.3 और ये आ जाएगा 76.3, 0.6 6 और 6 12 7 7 14 और ये 15, 152 प्लस 0.6, तो ये आ गया 0.6 9 10 11
5 6 7, ये आ गया 271, 271। और ऑब्वियसली इसकी जो यूनिट होती है वो होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर? ठीक है, बस ऑब्वियसली आप मैग्नीशियम सल्फेट का आप खुद निकाल लो यार, Mg2+ का लिखा हुआ है, SO4 नेगेटिव का ये लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 266 आएगा। इसका अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? 266 आएगा, 266। ठीक है, चलो चलिए, बढ़िया बढ़िया। अब अपन आ गए हैं नई कहानी पे। देखो ये वाला आपको होमवर्क करना है, ये आप करिएगा। वीडियो रोको, अभी पॉज कर लो, अभी अब पॉज करना है। करी थी ना पॉज, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किया था। अब आते हैं इधर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बस ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत बचा हुआ ये है मेरे पास, और उसके बाद वही जो मेरे पास आता है, कहां गए? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ठीक है, उस पे अपन आ गए हैं। ये हो गया है, ठीक। चलो आइए, इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूंगा, मान लीजिए मेरे पास है मोल्टन NaCl, है ना, मेरे पास है मोल्टन NaCl। इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनिएगा। मोल्टन NaCl में क्या होता है कि पिघली हुई सोडियम क्लोराइड है, मतलब Na पॉजिटिव है और मेरे पास Cl नेगेटिव है। तो जब मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है ना, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल वाला है ये, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। अब सुनिएगा, अब जब मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो आयंस टूटेंगे तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा, किसी का रिडक्शन होगा। तो यहां पे एक है Na पॉजिटिव, एक है Cl नेगेटिव। तो भैया एनोड पे कौन सा जाएगा बताइए। अब देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है तो कौन सा जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। तो भैया क्लोरीन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का तो इलेक्ट्रॉन पहले ही दे चुका है, तो यहां पे Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है हाफ Cl2 में, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। जब मैं कैथोड के पास गया, सुनिएगा, जब मैं कैथोड के पास गया तो कैथोड के पास अपन गए स्टाइल से, और कैथोड पे क्या हो गया? NO+, इसने एक इलेक्ट्रॉन इन भाई साहब का खाया, ये कन्वर्ट हो गया Na सॉलिड में। मतलब ओवरऑल रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो ये आएगा मेरे पास Na+ सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव, है ना। और सॉलिड में क्यों लिख रहा हूं भैया मैं, ये Na+ एक्वस होगा ना, Na+ प्लस Cl नेगेटिव गिव्स आउट क्या आ जाएगा? ये आएगा मेरे पास Na सॉलिड प्लस हाफ Cl। बढ़िया, नेक्स्ट। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखो यहां पे क्या होता है। अब यहां पे क्या होगा, इतना हो गया। अब मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया एक्वस NaCl। भैया बवाल हो गया, बवाल, एक्वस NaCl। जब मैंने एक्वस NaCl लिया तो यहां पे मेरे पास कौन कौन से आयंस होंगे समझने की कोशिश करना। मैटर हो गया बड़ा वाला। अब मेरे पास होगा H+ OH नेगेटिव, यहां पे होगा मेरे पास Na+ और Cl नेगेटिव। मैटर हो गया, NH+ Na+, OH नेगेटिव Cl नेगेटिव। तो यहां अब पहले इसके बारे में बातें कर लेते हैं। किसके बारे में? पहले Na+ और H+ के बारे में बातें कर लेते हैं। इसको एक लाइन में लिख लो, H+ Na+, OH नेगेटिव Cl नेगेटिव। तो यहां पे मेरे पास क्या होता है? ये होता है H+ और Na+, फिर होता है OH नेगेटिव और ये Cl नेगेटिव। तो अब भैया इनमें से कौन जीतेगा? ये बोलेंगे कि भैया हम तो चाहते हैं हमारा रिडक्शन हो जाए, दोनों जाएंगे रिडक्शन करेंगे, भैया हम फर्स्ट। तो ये बोलेंगे सुनो, लाइन में खड़े हो जाओ, जो लाइन में पहले होगा मैं उसका रिडक्शन कराऊंगा। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। तो अब ये कैसे मालूम पड़ेगा बाबू? ये मालूम पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ये मालूम पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब आ जाइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मालूम पड़ता है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको आनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं मुझे कैसे याद है। सुनिएगा, लिपोबे, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप खुद से लिखिएगा, है ना। लिपो मतलब पोटेशियम, लिपोबे सर के ना मर गए अल्लू, है ना, मर गए। अब इसको ऐसे कर लो, मर गए अल्लू मंजन, है ना, मंजन करके
देख रहे हो, लिपो बे सर के नाम मर गया अल्लू मंजन करके फिर आता है हाय। हाय हाय मतलब हाइड्रोजन। तो हाय कॉपर, पारा, चांदी, पिट गए सोना। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने कैसे बनाई है, यहां से फिर इसके नीचे हाइड्रोजन, फिर इसके नीचे हाइड्रोजन, ऊपर से यहां मैं खड़ा हूं और नीचे अगर जाऊंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं सोडियम और क्या था, हाइड्रोजन, अरे मूर्खों सोडियम था और हाइड्रोजन था, ऊपर से नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन होने की तथा किस में ज्यादा है, सोडियम ऊपर आ गया, हाइड्रोजन बाद में है, तो हाइड्रोजन होगा रिड्यूस, Na+ नहीं होगा। सेम चीज मान लीजिए मेरे पास Hg+ है और मेरे पास Au+ है, तुम्हारे पास ये दो हैं, तो मैंने बोला कि ए चल रिडक्शन करने चलते हैं, तो ये बोलेगा भैया पहले चेक तो कर किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ऊपर से नीचे में आ रहा हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो अगर मैं Au है, Au का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो Au रिड्यूस होगा, Hg+ रिड्यूस नहीं होगा। तो यहां पे अपन वापस आ जाते हैं, तो क्या हुआ, H+ और Na+ में से कौन जीता, H+। ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसको अपन रेफरेंस लेते हैं और इसका जो E0 होता है ना, इधर वालों का नेगेटिव, इसका जो E0 होता है H+ से H2 वो मेरे पास 0 होता है, 0 वोल्ट। इन सबका नेगेटिव, इन सबका पॉजिटिव होता है, वैल्यू ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है बस। तो अब क्या हो गया बाबू, अब क्या हो गया, यहां पे मेरे पास H+ ने एक इलेक्ट्रॉन खाया, किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ H2 में, हाफ H2। ये वाली रिएक्शन कहां हो रही है, ये हो रही है तुम्हारे पास कैथोड पे, कहां पे, कैथोड पे। अब बारी आती है OH- और Cl- की, भैया इनको भी तो बताओ, इनका क्या होगा, यहां आती है आपकी PDT, क्या आती है, PDT, PDT प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इसमें आपको बस ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, एन नाइट्रेट का सबसे ज्यादा होता है, फिर सल्फेट है ना, और फिर इधर OH- आ जाता है, उसके बाद वेट वाइज होता है ना, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आता है मेरे पास आयोडीन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ज्यादातर सल्फेट यही मेरे पास प्रेजेंट होते हैं। तो यहां Cl- है और OH- है, तो Cl- है और OH- है, प्रेफरेंस में, ये प्रेफरेंस शीट मान लो, तो प्रेफरेंस में Cl- ज्यादा होता है, ये ध्यान रख लेना, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो किसका ज्यादा होता है, Cl- का, तो कैथोड पे क्या हो, मतलब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे मेरे पास Cl- कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो ओवरऑल क्या निकला, ओवरऑल क्या निकला, ओवरऑल यहां पे अपन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस लिखेगा H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, एंड Cl2 गैस इज लिबरेटेड मतलब बाहर निकल रही है। पेपर में आ सकता है, एमसीक्यू की फॉर्मेट में आएगा कि कैथोड से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन, एनोड से कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन, इज लिबरेटेड एट एनोड। तुम लोगों से एक और क्वेश्चन पूछूंगा, यहां पे जो मेरे पास सॉल्यूशन बना तो वो बेसिक है, बेसिक है या एसिडिक है, बेसिक है या एसिडिक है। तो यहां अगर आप देखोगे तो ओवरऑल क्या बन रहा है, यहां पे Na कहां गया, कहां गया, यहां पे अगर आप देखोगे तो उन दोनों को प्लस करो ना, इन दोनों को प्लस करो, देखो यहां पे H2 और यहां Cl, बाहर NaCl निकल रहा है, तो वो तुम्हारा एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा। पेपर में जो आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बाबू, क्लियर है, ठीक है। और क्या बचा, क्या बचता है, इन दोनों में से क्या बचता है, इन दोनों में से Na+ बचता है और यहां से OH- बचता है, तो क्या बनता है, NaOH बन जाता है, विच इज बेसिक। तो क्या रहेगा, बेसिक आपका सॉल्यूशन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बस एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, अपन बढ़ रहे हैं आगे, खत्म करते हैं इसको। चलिए ये मैंने बता दिया है। अब फराडे बाबा से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत रेयर आता है, बस आप ध्यान रखिएगा एक दो फॉर्मूला, W = ZQ और Q = NIT है ना, Q = NIT होता है, ये फॉर्मूला ध्यान है। क्वेश्चन कहां से आता है, मैं आपको एक बहुत प्यारी ट्रिक बताता हूं, यहां से
देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सीयूईटी वाला क्वेश्चन है, एक सीयूईटी वाला। यहां से आप देखिए ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है, तुमसे पूछेगा कितने फराडे इसमें मेरे पास जनरेट हुए हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से निकलेगा 6 फराडे। अब आपको पता है एक फराडे में मतलब कितना चार्ज होगा, एक फराडे में 96500 कूलाम। तो यही जब मैं 6 फराडे के पास जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 96500 इंटू कितना, इंटू 6 कूलाम। बिल्कुल बेसिक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट हो गया Ca सॉलिड में। तुमसे पूछा कि भाई साहब इसमें कितने कूलाम्ब चार्ज है, तो आप क्या करोगे, 2 फराडे या फिर 2 इंटू 96500 कूलाम कर दोगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतना फराडे आप बोल सकते हो, खत्म हो जाता है क्वेश्चन। यही बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, चलिए यही मेरे पास कहानी थी। अब इस का बस एक आखिरी टॉपिक बचा है, विच इज बैटरी या फिर जिसको अपन सेल बोलते हैं। ठीक है, बैटरी या सेल बचा हुआ है, फटाफट से आइए। अब ऑब्वियसली जो बैटरी या सेल है, देखो सेल को अगर मैं सीरीज फॉर्मेट में लगा देता हूं तो वो होती है मेरे पास बैटरीज। बैटरीज आपकी दो टाइप की होती हैं। कौन कौन से दो टाइप है, एक है मेरे पास प्राइमरी बैटरी, दूसरी है सेकेंडरी बैटरी। देखो क्विक रिवीजन मैंने क्विक करा दिया है ना, अगर आप देखोगे तो 50-55 मिनट हुए हैं, लेकिन सब कुछ कवर हो गया है। अब आप जाके क्वेश्चंस लगाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, मैं PYQs भी कराऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, अपने ही सेशन में आपको मिल जाएंगे अपनी लाइव क्लासेस में, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। अब अपन आ गए हैं प्राइमरी बैटरीज पे। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं कि मान लीजिए मेरे पास अभी यहां पे है नहीं तो मैं दिखा देता कि वो जो मेरे पास रिमोट के पीछे सेल लगते हैं वो होती हैं प्राइमरी बैटरीज, मतलब वन टाइम यूज वाली बैटरीज। कौन सी, वन टाइम यूज वाली, एक बार यूज किया और फेंक दिया, एक बार यूज किया और फेंक दिया। ठीक है, तो जो हमारे घर में यूज होती है सेल, जिसको सेल बोलते हैं ना, सेल, पेंसिल सेल जो होते हैं, क्या बोलते हैं, पेंसिल सेल। पेंसिल सेल आपको साइज भी पता होगा, AA आता है थोड़ा बड़ा, AAA थोड़ा छोटा होता है, उल्टा होता है इधर, AA का साइज बड़ा होता है, AAA का छोटा साइज होता है। ठीक है, जो AC वाले रिमोट में लगता है वो AA होता है। ठीक है, और जो टीवी वाले रिमोट में लगता है वो AAA होता है। पर एनीवेज अब वो ऑब्वियसली डिपेंड करता हुआ चलता है। अब ये कुछ ऐसा दिखता है, क्या मास्टर मुझे ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ये आपको पूरा नहीं आना चाहिए, इसकी मैं बस आपको रिएक्शंस दिखा देता हूं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनोड में क्या होता है, जिंक कन्वर्ट होता है जिंक टू पॉजिटिव में। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सारी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। CO2 में भी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जितनी भी मेरे पास प्राइमरी सेल्स हैं या सेकेंडरी बैटरीज है, सब में रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एनोड और कैथोड साइमल्टेनियसली होगा। तो यहां पे जिंक का एनोड मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन, और मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है +4 से +2। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, प्लीज इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक के, है ना, इसको लिख लीजिए। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है भाई, आती हैं तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर अगर मैं मरकरी सेल की बात करूंगा, है ना, ये जो छोटी जो आपकी डिजिटल वॉचेस होती हैं, है ना, एनालॉग जो वॉचेस होती हैं, इनमें ये जो सेल पड़ता है वो है मेरे पास क्या, विच इज योर मरकरी सेल। मरकरी सेल, इसका जब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं तो देखो क्या आता है, ZnHg, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, और यहां पे HgO, ये तो कट ही जाएगा, और ओवरऑल ये आता है मेरे पास ZnO + Hg। तो यहां अगर आप देखोगे तो Zn का नहीं हुआ, Hg +2 में है। ठीक, अब दो जगह Hg आ रहा है ना, यहां पे ये मेरे पास 0 में हो गया है। ठीक, सही है ना, हाँ ठीक है। और जो जिंक है वो यहाँ +1 में है ना, जिंक जो है वो +1 से तुम्हारा +2 में चला गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां अगर आप देखोगे द रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक, है ना, जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, मरकरी, HgO। इन मरकरी सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इन मरकरी सेल, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ये वाली लाइन, लाल वाली लाइन ध्यान रखनी है। क्लियर, चलिए इतना हो गया, इतना हो गया। अब अपन आ जाते हैं सेकेंडरी बैटरीज पे, या फिर बैटरा जो हमारे घरों में लगा होता है। ठीक है, जो रिसाइकलेबल है, हम इसको बार बार डिस्चार्ज रिचार्ज डिस्चार्ज रिचार्ज डिस्चार्ज रिचार्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए है हमारी ये ओवरऑल रिएक्शन। इसकी ओवरऑल रिएक्शन मैं लिख देता हूं, पेपर में आती है, फटाफट से देखिएगा। PB सॉलिड, अब आपका यहां पे SO4 है, यहां पे ऐड कर दीजिए, प्लस PbO2,
ये आएगा ट्वाइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव गिव्स आउट, ये आ जाएगा PbSO4 प्लस, और ये ओवरऑल है ना, यहां पे आ जाएगा मतलब ट्वाइस ऑफ PbSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ये है मेरे पास, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन ये है, ये पेपर में आ सकती है, प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सेकेंडरी में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बस एक मेरा फ्यूल सेल बचा हुआ है, फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपका क्या बोलते हैं पॉल्यूशन या कंबशन वंबशन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो यूज होता है, इसमें जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, हाइड्रोजन का, है ना, मीथेन का, मीथेनॉल का, पानी का भी यूज कर लेते हैं। पानी का यूज कैसे करते हैं, इस वाली रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो O2 4H से 4H कैंसिल, यहां पे आता है मेरे पास प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ H2O। यहां पे मैं पानी का, यहां पे मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के पानी बना दे रहा हूं, या फिर इसको ऑपोजिट करके मैं क्या बना रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे रहा हूं। ये अभी तो बहुत ज्यादा काम नहीं आता है इंडिया में, तो इसका अभी बस कुछ कुछ बसेस चली हैं इसमें, है ना। आपने देखा होगा कि वो अपने नितिन गडकरी जी हैं, वो इनमें फ्यूल सेल से अकॉर्डिंग बसेस चला रहे हैं, लेकिन बहुत कम केस हैं अभी इसके, वो धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। अब आखिरी में है मेरे पास कोरोजन। कोरोजन जंग लग जाना, है ना, जंग लग जाना अपन का कोरोजन होता है। तो कोरोजन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहां पे ये होता कब है, लोहे में होता है, बहुत बढ़िया। और जब पानी पड़ता है, मॉइस्चर, और जब हीट मिल जाती है, सनलाइट मिल जाता है, तो आयरन सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है। देख रहे हो, आयरन सबसे पहले ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे कन्वर्ट होकर Fe2O3 बना देता है। ध्यान रखिएगा, जो मेरे पास बनती है ग्रीन कोटिंग वो होती है आयरन, मतलब ये होता है मेरे पास फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। इसको बचाने के लिए $मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, और वो जो प्रोसेस होता है वो होता है गैल्वेनाइजेशन, है ना। अपन इसमें क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। फाइनली कोरोजन के बाद जो ग्रीन कोटिंग मुझे मिलती है वो किसकी होती है, वो होती है फेरिक ऑक्साइड की, Fe2O3। क्लियर, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है। तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe2O3 बनाता है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, पेपर में क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन होने के बाद आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। तो यहां पे जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान रखिएगा। कोरोजन में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +3 होती है। क्लियर है, बढ़िया, ठीक। तो यहां पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, अकरेंस ऑफ वाटर एंड एयर में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और वो तुम्हारा खा लेता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैं इसको बचाने के लिए जिंक की कोटिंग करता हूं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, और इस प्रोसेस को अपन गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सी मेटल यूज होती है, देन दैट इज नोन एज जिंक। इसी के साथ अपना ये क्विक और एक क्रैश कोर्स टाइप, मान लो क्रैश वन शॉट अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट होता है, विच इज स्पेसिफिकली फॉर CUET, है ना। अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही आपका है। क्लियर है, खत्म करते हैं आज की कहानी। आई होप कि आपको पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड हाँ क्वेश्चंस अपन को बहुत करने हैं, थ्योरी मोर देन इनफ है, क्वेश्चंस अपन साथ में लगाने वाले हैं, आपको लाइव सेशन में मिल जाएंगे, है ना। या अगर आप बाद में देख रहे हो तो आपको सर्च करना है साइंस अड्डा पे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री PYQs। आपको मैं सारे MCQs वैसे तो कराऊंगा, अगर आप अभी रिसेंटली देख रहे हो, बाद में देख रहे हो तो मैंने करा दिए होंगे, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी चैनल पे आप विजिट करते रहा करिए, है ना, क्योंकि सारा कंटेंट अभी जो है वो हमारा क्लास 12th का तो साथ में रहता ही है, साथ साथ हम लोगों ने अपना CUET का भी बहुत हैवी कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, या फिर जनरल टेस्ट में क्वांट, रीजनिंग, GK, इन सब का भी, करंट अफेयर्स, इन सब का भी कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं कहानी। मैं मिलता हूं आपको एक और वन शॉट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, CUET की पढ़ाई करते रहिए। मेरा नाम है शिखर सिंह, मिलूंगा अगले वन शॉट में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।